हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज हम पंजाब लेक्चर इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व के एमसीक्यूज़ पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फादर द आईसी इज़ फ्रॉम द ओरिजन देन, मतलब कि आईसी का फादर का मीन क्या है। यहाँ पे देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजन वाई एक्सिस, ये हमारी आईसी कर्व है IC1, ये हमारी सेकंड आईसी कर्व है IC2, ये हमारी थर्ड इंडिफरेंस कर्व है ये IC3। हमने ऐसे कह दिया। इन्होंने क्या कहा कि जैसे ओरिजन से फादर मतलब दूर जाती जा रही है हमारी इंडिफरेंस कर्व, तो हमें क्या मिल रहा है, लोअर द सेटिस्फेक्शन। गलत। हमें पता है, हमने ये प्रॉपर्टी में भी रीड आउट किया है कि अगर जैसे जैसे हम ओरिजन से इंडिफरेंस कर्व दूर जाते जाएगा, अब हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता जाएगा, हायर होता जाएगा। जैसे जैसे हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, हायर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, द हायर इज द सेटिस्फेक्शन लेवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव रीच हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व एंड मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय। इन्होंने क्या कहा कि जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव है, और हमें पता है कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। लेकिन ये चीज़ किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मतलब वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर कब नहीं जा सकता, किस चीज़, क्या चीज़ उसे रोक रही है। देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये ओरिजन है और ये वाई एक्सिस है हमारी, ठीक है। ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारी क्या आ रही है, बजट लाइन। ये क्या आ रही है हमारी A to B बजट लाइन, ठीक है। ये उसकी बजट लाइन है, इतनी उसकी इनकम है और ये इतना वो क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा है ये वाला। उसकी वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले सके, तो वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना चाहता है IC2 IC3, लेकिन वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जो उसकी बजट है मतलब जो उसकी इनकम है उसके बेसिस पे ही वो कमोडिटीज़ को बाय करेगा, उसी बेसिस पर ही वो इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, जितना उसका बजट अलो करेगा। अब उसके पास इतनी इनकम तो है नहीं और वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर चले जाए, इतना उसका बजट नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो ये चीज़ कब पॉसिबल है कि कौन चीज़ रिस्ट्रिक्ट करती है, उसकी बजट लाइन, प्राइस लाइन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, प्राइस लाइन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। इन्होंने ऑप्शन दिया है, ही सेव्स एटलीस्ट 1/3 ऑफ हिज इनकम, नो 1/3 इनकम, ये हमने पढ़ा नहीं है। EMI इज लेस देन सैलरी ऑफ कंज्यूमर, ये भी बात गलत है, EMI का कोई वो नहीं होता। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये बिल्कुल सही है। हमने ये पढ़ा था कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होता है, जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब हमारा क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर इनकम इफेक्ट द कंज्यूमर विल। अगर हमारी इनकम इफेक्ट की बात करें तो कंज्यूमर क्या होगा, इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, ये हमारी देखो एक्स एक्सिस, ओरिजन, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी इंडिफरेंस कर्व IC1 जिसमें हमारी बजट इतना था, इनकम इतनी थी, ठीक है। इतनी इनकम पर वो ये था। अब क्या हो रहा है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होगी तो उसका बजट भी इंक्रीज हो गया, बजट इंक्रीज हो गया तो वो ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेज कर पाएगा, तो वो क्या होगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पर मूव करेगा। मान लो उसकी इनकम कम होगी तो बजट भी कम हो गया, तो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उससे हमारी IC कर्व मूव कर रही है।
यही इनकम इफेक्ट बता रहा है। इनकम इफेक्ट का मतलब ही यही है कि इनकम या तो इंक्रीज होएगी या फिर क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। अगर डिक्रीज हो रही है तो पीछे की तरफ आईसी कर्व मूव कर रही है, अगर इंक्रीज हो रही है तो आगे की तरफ आईसी कर्व मूव कर रही है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनती है, मूव्स टू द हायर और लोअर इंडिफरेंस कर्व, मूव्स टू हायर और लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये हमारी क्या आ रही है, राइट ऑप्शन आ रहा है। क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इसमें से क्या चीज़ गलत है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। देखो पहला पॉइंट क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। ये हमने अभी पढ़ा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होता है, जब हमारा स्लोप ऑफ आईसी कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये होता है हमारा, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। अब स्लोप ऑफ आईसी कर्व को हम मैथमेटिकली टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई, और प्राइस लाइन के इसको कैसे डिनोट करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारी कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ये भी हमने पढ़ा था कि जो आईसी कर्व है वो क्या है, ओरिजिन से कन्वेक्स शेप की है। ये भी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। देखो ये हमने फिगर ड्रॉ करके बता देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, और ये हमारी आईसी कर्व है जो कन्वेक्स शेप में है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे ऑप्शन है आईसी इज कनकेव टू ओरिजिन, ये बात बिल्कुल गलत है। कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कनकेव शेप में नहीं होती। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बनता है, सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिचुएशन वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई देन कंज्यूमर वुड रिएक्ट बाय। देखो फ्रेंड्स इस पे एक क्वेश्चन अलग से और बनते हैं, इस कंसेप्ट को हम अच्छे से समझते हैं। देखो इसको विद डायग्राम हम क्लियर करते हैं, इसमें ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड देन वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी आईसी कर्व और ये उसके स्लोप ऑफ आईसी कर्व, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे हम मान लो क्यू क्वांटिटी ले रहे हैं और ये हमारी पी पॉइंट ले रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। ये हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ठीक है, चलो अब हम दूसरी केस की डिस्कस करते हैं। मान लो हम इस पॉइंट पे चलते हैं, नीचे लोअर पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होता है, जब हम कर्व की राइट हैंड साइड, किसकी तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो हमारा क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। यही चीज़ होती है कि जब हम राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो लेस होती है। अभी इस केस में क्या होता है, देखो अभी हम इस केस में चलें तो ये हमारा Q1 आ गया, ये प्राइस P1 आ गया। लेकिन उसको क्या है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जाना है। इसमें हम Y कमोडिटी लेकर चल रहे हैं Y एक्सिस पर, और X एक्सिस पे हम क्या लेकर चल रहे हैं, X कमोडिटी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमने क्या कहा कि हमने इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जाना है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ पे आएगी, P पॉइंट पे आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आएगी तो उसको क्या है, इस चीज़ से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब वाई कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और एक्स कमोडिटी को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट ये चीज़ लेकर चलते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने ये ड्रॉ किया, जब हम कर्व की, आईसी कर्व की लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्स वाई है वो क्या होता है, ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। तो इस केस में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जाना है
तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जाने के लिए उसके वाई कमोडिटी के कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा और एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एट लास्ट हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं इस चीज़ से कि अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई में अगर जाता है लेस देन इस पॉइंट पे जाता है, तो उसको अपनी कंजम्पशन वाई कमोडिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा और एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम ग्रेटर वाली साइड जाए तो वाई कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा और एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन दोनों में से किसी पर भी पूछे जा सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा कि मार्जिनल, इन्होंने लेस का केस दिया है। लेस के केस में हमने क्या कहा था कि हमने वाई कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या किया, इंक्रीज किया है और एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या किया, डिक्रीज किया है। और अगर यही इसकी जगह अगर इंक्रीज का केस आ जाता तो उल्टा हो जाता। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनता है, डिमिनिशिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई। नहीं, वाई कमोडिटी के कंजम्पशन को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, गलत बात, ये भी पॉसिबल नहीं है। इंक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई, वाई की कमोडिटी को कंजम्पशन इंक्रीज करें, ये सही है। ये तो सी हमारा क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ ले, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, as we move along the budget line from left to right the slope of budget line tends to। देखो ये हमारी x एक्सिस है, ओरिजिन y एक्सिस, ये हमारी क्या आ रही है, बजट लाइन। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन है। हमें पता है इस बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, इस केस में 1 के इक्वल होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, मूव अलोंग द बजट लाइन, मतलब बजट लाइन के ऊपर ही अगर हम चल रहे हैं तो उस केस में स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा, ऑब्वियस है यूनिटी 1 ही होगा क्योंकि हम बजट लाइन के ऊपर ही चल रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When prices of good Y shown Y axis rises, जब Y axis कमोडिटी राइजेस हो जाते हैं तो क्या होता है, देखो ये हमारी एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ओरिजिनल बजट लाइन, प्राइस लाइन आ गई। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि वाई कमोडिटी राइजेस हो जाते हैं, प्राइजेस क्या हो रहे हैं, प्राइजेस हाई हो रहे हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, जो बजट लाइन है वो क्या शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ। अब देखो x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, x तो सेम प्राइजेस पे रह रही है तो x तो x पे रहेगी, लेकिन y के प्राइजेस क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। जब प्राइजेस हाई होते हैं तो हमारी बजट, हमारा जो खरीदने की पावर होती है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाती है। कम हो जाती है तो हम किसकी तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो हम y से क्या शिफ्ट कर जाएंगे, y1 शिफ्ट कर जाएंगे। चलो अब देखते हैं ऑप्शंस। प्राइस लाइन शिफ्ट टू द राइट, गलत। प्राइस लाइन शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ये हमारी प्राइस लाइन है। शिफ्ट का मतलब क्या है, पूरी की पूरी प्राइस लाइन का हिल जाना, लेकिन हमारी तो एक्स सेम है, इसमें पूरी की पूरी प्राइस लाइन शिफ्ट ही नहीं कर रही, तो ये ऑप्शन ही गलत है। शिफ्ट वाला ऑप्शन तो गलत ही है। अब देखो रोटेट, रोटेट का मतलब क्या है कि हमारी जो कर्व है एक साइड से रोटेट कर रही है, तो प्राइस लाइन रोटेट्स टू राइट, राइट की तरफ रोटेट कर रही है, गलत। किसकी तरफ रोटेट कर रही है, लेफ्ट की तरफ। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा करेक्ट, प्राइस लाइन रोटेट्स टू लेफ्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है अब। ठीक है, इसमें देखो हमारी बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है P1 X1, मतलब फर्स्ट कमोडिटी का प्राइस एंड फर्स्ट कमोडिटी प्लस सेकंड कमोडिटी का प्राइस और सेकंड कमोडिटी की सेकंड कमोडिटी, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, मनी के इक्वल होता है। ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, बजट लाइन की इक्वेशन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनती है, ये सी ऑप्शन बनती है। तो सी हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द बजट लाइन 2x + 5y = 100, वट विल बी इट्स स्लोप। हमने आपको अभी बताया है कि बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कमोडिटी = मनी। यही चीज़ पड़ी थी। अब इसको कंपेयर कर दो इक्वेशन को, तो इसमें प्राइजेस क्या आ रही है, P1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, और X1 मतलब X कमोडिटी लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है, और P2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 5 है, और सेकंड प्राइस की, और सेकंड कमोडिटी इसमें हम क्या लेकर चल रहे हैं, Y लेकर चल रहे हैं, और मनी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100 आ गई, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई इसमें। अब देखो आगे हमने इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हमारा स्लोप क्या होता है, P1 ओवर P2, यही होता है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन। यही पढ़ रहे हैं ना हम स्टार्टिंग से, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, P1 ओवर P2। अब P1 की वैल्यू क्या आ रही है 2 और P2 की वैल्यू क्या आ रही है 5। हमें पता है जो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन है उसको हम क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आगे माइनस का सिंबल लेते हैं, तो इसके आगे भी कौन सी सिंबल लगेगा, माइनस का। तो इसमें से -2/5 की ऑप्शन कौन सी आ रही है, सी ऑप्शन आ रही है, तो सी क्या आ गया हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसके इक्वल होता है, हमारा XY का, प्राइस ऑफ X ओवर प्राइस ऑफ Y, चेंज इन X ओवर चेंज इन Y, चेंज इन Y ओवर चेंज इन X, नन ऑफ दी ओवर। बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको जानबूझकर डाला क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके इक्वल लगा देते हैं क्योंकि उनको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY को हम किसके इक्वल लिखते हैं, P ऑफ X ओवर P ऑफ Y। बट ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, ये चीज़ कब पॉसिबल होती है, जब इसका स्लोप ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY मतलब स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, तब ये चीज़ पॉसिबल होती है, ठीक है। लेकिन हम स्लोप की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन YX की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन YX में क्या होगा, तो इसके हमने आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी IC कर्व वाली सारी वीडियो देख लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन YX। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि हमारा क्या होता है, चेंज इन X ओवर चेंज इन Y। अब पूछोगे मैम हमने तो चेंज इन Y ओवर चेंज इन X पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने किस केस में पढ़ा हुआ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज इक्वल टू डेल्टा Y ओवर डेल्टा X। फ्रेंड्स ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कोई भी ऑप्शन को टिक कर आते हैं। देखो जो पीछे वाली टर्म होती है वो न्यूमिनेटर ऊपर बनकर आती है, जो आगे वाली टर्म होती है वो क्या आती है, डिनोमिनेटर नीचे बन के आती है। तो हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा YX के केस में, चेंज इन X ओवर चेंज इन Y, तो B हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज देयर आर द टू गुड्स X एंड Y, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड X ऑन द बजट कंस्ट्रेंट लाइन। इन्होंने क्या कहा, अब देखो इस पे भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारी X एक्सिस, ओरिजिन एंड Y एक्सिस। सपोज देयर आर टू गुड्स X एंड Y, ये हम X गुड्स लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे हम Y कमोडिटी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड X, ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है, प्राइस लाइन है, ठीक है। अगर X की कमोडिटी में फॉल हो गए, मतलब क्या है कि हमारी जो मतलब कि प्राइजेस कम हो गए। पहले हमारे पास 100 रुपये थे, हम 50 रुपये केजी सेब थे, तो हम 100 रुपये में क्या ले रहे थे, 2 केजी एप्पल बाय कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जो सेब के एप्पल के जो रेट है वो रिड्यूस हो गए, फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड X, मतलब X के प्राइजेस में क्या हो गया, फॉल हो गया।
गुड का प्राइस 50 से क्या हो गया 20 रुपीज़ हो गया। तो हमारी जो क्वांटिटी है 100 रुपीज़ में हम कितने एप्पल परचेज कर सकते हैं 5 kg। क्यों, देखो हमने क्या कहा कि हमारे 100 रुपये है हमारे पास, जब 50 रुपीज़ रेट लेकर चल रहे हैं तो हम कितना लेकर चल रहे हैं 2 kg, क्योंकि 100 रुपीज़ में 2 kg आएंगे। जब रेट 20 रुपीज़ हो गया तो 20 में 100 रुपीज़ के कितने खरीद लेंगे 5 kg। तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो इसका मतलब क्या है, जब प्राइजेस फॉल होते हैं एक्स कमोडिटी के तो हमारा जो बजट है हमारी प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम क्या आ जाएंगे, एक्स से x1 की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो हमारी ये बजट लाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन वाई की कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या रहेंगे, हम सेम सिचुएशन में रहेंगे। चलो अब ये ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस विल शिफ्ट डाउनवर्ड, वाई एक्सिस शिफ्ट क्या करेगा डाउनवर्ड, ये चीज़ गलत है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विल रिमेन अनचेंज्ड, एक्स एक्सिस सेम रह रहा है इंटरसेप्ट, ये भी बात गलत है। इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विल शिफ्ट टू द राइट, यहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा, जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये ऑप्शन क्या आ जाएगी, बिल्कुल सही आ जाएगी, सी इज अवर द करेक्ट आंसर। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटेनेबल combination of x and y are drawn on the assumption that price of x and prices of y are। इन्होंने क्या कहा है कि जब हम x एंड y का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं तो जो उसमें हम एजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो उसके प्राइस ऑफ x कमोडिटी और प्राइजेस ऑफ y कमोडिटी वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एक्स वाई का जो भी हम कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं, ऐसे जो हम इंडिफरेंस कर्व के लिए जो कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं उसके जो प्राइस लाइन होते हैं वो हम क्या कहकर मानकर चलते हैं कि वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू आईसी एनालिसिस अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर कब अटेन करते हैं इक्विलिब्रियम, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई। ये हमने पढ़ चुके हैं, ये इतनी बार पढ़ चुके हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ बजट लाइन इज द of a consumer becomes steeper on x axis with no change in y intercept। देखो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। चलो इसको हम विद डायग्राम क्लियर करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है। अब स्टीपर का मतलब क्या, स्टीपर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या हो रही है, वो स्टीप कर रही है, मतलब क्या हो रही है, वो इधर राइट से शिफ्ट कर रही है, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। जब ऊपर के कर्व शिफ्ट कब करते हैं, जब इसके प्राइजेस क्या हो जाते हैं, फॉल इन प्राइजेस हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स। तो सी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपीसी का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, आईसी का, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ आईसी का रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इफ एन इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप। देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन से रहते हैं। देखो हमारा क्या क्वेश्चन था, इफ एन इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड, एल शेप पर बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन से होते हैं। देखो मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, दो चीज़ें अच्छे से कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। एक होते हैं हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब दोनों में देखो क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं।
अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला जो क्वेश्चन है मैंने कल अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है। अब इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स वाई कमोडिटी का 1 होता है। क्यों 1 होता है? जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसमें हम क्या ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, टी एंड कॉफ़ी। अगर टी अवेलेबल नहीं तो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी अवेलेबल नहीं तो टी पी लेते हैं, ये एक दूसरे की जगह काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स वाई किसके इक्वल लेकर चलते हैं, हम 1 के इक्वल लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो तो या तो 0 होता है या तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में और शेप क्या बनती है, अब शेप की बात करते हैं, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमारी क्या होती है, सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस केस में जो हमारी कर्व बनेगी वो कौन सी शेप की बनेगी, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगी। कैसी बनेगी, हमारी जो कर्व बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। जबकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें 0 और इन्फिनिटी होता है। तो इस केस में जो हमारी कर्व बनेगी वो कौन सी शेप की बनेगी, वो बनेगी एल शेप की। कौन सी शेप की बनेगी, एल शेप की बनेगी, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स में याद रखना स्ट्रेट लाइन बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एल शेप की बनती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में स्ट्रेट लाइन है और इक्वल्स टू 1 होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में 0 और इन्फिनिटी होता है। अब ये होता कैसे, मैं आपको ये भी समझाती हूँ। देखो अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पहले हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई किसके इक्वल होता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। एक्स वाई के केस में वाई कमोडिटी ऊपर आएगी, एक्स कमोडिटी नीचे आएगी। अब देखो अगर हम वाई वर्टिकल लेकर चल रहे हैं, कौन सा केस लेकर चल रहे हैं, वर्टिकल केस लेकर चल रहे हैं। मैं आपको अलग पेन कलर से बताती हूँ। अगर हम वर्टिकल केस लेकर चल रहे हैं, वर्टिकल केस में अगर हम y में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन हर सिचुएशन में x क्या रह रही है, सेम रह रही है, x में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब y में चेंज आ रहा है तो y का कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 डेल्टा y कुछ भी ले लो। जब न्यूमिनेटर की कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं वो किसके इक्वल आता है, इन्फिनिटी के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, वर्टिकल के केस में जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो किसके इक्वल आता है, इन्फिनिटी के इक्वल आता है। चलो अभी हम 0 वाला केस भी देखते हैं। अब हम देखते हैं हॉरिजेंटल केस। कौन सा, हॉरिजेंटल केस। हॉरिजेंटल में क्या होता है, अब देखो एक्स में तो चेंज आ रहा है लेकिन वाई वाला टर्म तो सेम ना, y में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऊपर मतलब कि y क्या आ जाएगा, 0, और x में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। तो जब किसी भी नंबर को हम 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो हॉरिजेंटल के केस में हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है, 0 होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इन दोनों में समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में क्या होता है, रिपीट होता है फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए। अब चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बताया गया है कि जब इंडिफरेंस कर्व एल शेप की होती है तो दोनों कमोडिटीज़ क्या होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल गलत है, अभी आपको बताया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइन होती है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये करेक्ट आंसर है, मैं आपको ये अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the marginal rate of substitution of the good for the another is measured by moving। कि इन्होंने क्या कहा है कि जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जब एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी के साथ निकालते तो उसको कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। जब हम निकालते तो वो किसके अलोंग निकालते हैं, इंडिफरेंस के अकॉर्डिंग, सेम इंडिफरेंस के ऊपर रहते हैं उसके बेसिस पे ही निकालते हैं। तो हमारा ई क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन डायग्राम कंज्यूमर रीच हायर कर्व व्हेन, कंज्यूमर कर्व हायर रीच करेगा। देखो ये मैं आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें ये हमारी बजट लाइन है और ये कंज्यूमर आईसी कर्व है जो इंडिफरेंस कर्व है।
ये दोनों हायर पर कब जाएंगे, हायर इंडिफरेंस कर्व पर कब जाएंगे, जब दोनों कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, तभी हमारी इनकम इंक्रीज होएगी, तभी बजट इंक्रीज होगा, तभी हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर पाएंगे ना। कब, जब दोनों कमोडिटी के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, तभी हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर पाएंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, द प्राइजेस ऑफ ईदर गुड फॉल्स। तो सी हमारी क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी, दोनों प्राइजेस जब क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो बच्चों ये क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं अलग अलग वर्ड्स को ऐसे लिख रही हूँ कि बच्चे कंफ्यूज ना होएं। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज द, कि इंडिफरेंस कर्व का जो मैग्नीट्यूड है, स्लोप है, वो क्या होता है। हमें पता है कि स्लोप कैसे निकलता है इंडिफरेंस का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो ए क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंस दे आर द कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स एज, कन्वेक्स कैसे होगी, जब दोनों गुड्स क्या हो जाएंगे, इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब दोनों एक तरफ एक जैसी नहीं होंगे। ये तो देखो अभी बताई है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में जो हमारी कर्व है वो क्या बनती है, स्ट्रेट बनती है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री की कर्व शेप कैसे बनती है, एल शेप बनती है। और कन्वेक्स शेप कब बनती है, जब हमारी दोनों कमोडिटीज़ क्या होती है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। तो ए हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बजट लाइन डिनोट्स, बजट लाइन क्या डिनोट करती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे फ्रेंड्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।